हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर्स की फर्स्ट वीडियो आपके अपलोड कर दी गई है, आप लोग देखें भी होंगे। और बहुत से दोस्तों के कमेंट आए, कई सुझाव भी दिया कई लोगों ने। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि करंट की पर डे वीडियो सब एक मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि करंट के साथ सब्जेक्ट जो चल रहा था वो तो चलेगा ही, लेकिन एक वीडियो पर डे आपको करंट की भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, करंट पढ़ने के लिए हमारे हिसाब से दो तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन या महीने भर की खबर को पॉइंट वाइज करके ले आएँ और उसको आपके सामने रख दें। दूसरा ये हो सकता है जो बड़े टॉपिक हैं, जैसे कल मैंने आपको इंडिया चाइना विवाद के विषय में बताया था, तो एक पूरा टॉपिक लिया, उसके विषय में डिटेल से हमने चर्चा कर लिया। देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये टॉपिक वाला ज़्यादा बेहतर वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों देखिए, करंट के सवाल जो है, अब जैसे मान लीजिए अब इस समय चीन और भारत का विवाद चल रहा है, खूब चीन और भारत विवाद। अब चीन भारत विवाद चल रहा है, अब उसमें ये ना पूछे जो डायरेक्ट चीजें आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टेलीविजन तमाम जगह पे, बल्कि यदि आपसे ये पूछ ले कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो आप सब ये सोचेंगे कि ये तो इतिहास का सवाल है। लेकिन नहीं, दिमाग में आप ये सोचिए कि पंचशील समझौते से ही सवाल क्यों आया। तो इसका जवाब ये है कि भारत चीन इस समय चर्चा में है, उनके बीच में जो विवाद चल रहा है वो विवाद चर्चा में है, और इसी विवाद से संबंधित या इन्हीं दोनों देशों के रिश्तों से संबंधित पंचशील समझौता है, इसलिए पंचशील समझौते से सवाल पूछा गया। देखिए, हम आप कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखिए, जीएस में ये रणनीति आप हमेशा अपनाया करिए कि जो चीजें चर्चा में है उनको डिटेल में पढ़िए, उसके आगे पीछे की भी चीजें यदि आप पढ़ लेंगे तो वही सवाल आएगा, तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हम टॉपिक ले रहे हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। खूब चर्चा में है और चर्चा का कारण हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जाने रहे हैं कि हम सब कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए उस तरीके से कोविड-19 के दौर में वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, या वर्तमान में WHO के जो महानिदेशक हैं उनकी मानसिकता क्या है, ये तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे। देखिए, है क्या कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि WHO ने ऐसा किस तरीके का काम किया जिससे दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है। आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उन्होंने जो WHO को अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि भी उसको भी रोकने की बात कह दिया। दुनिया के और देशों ने ऐसी बातें कही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, WHO की स्थापना के उद्देश्य से पहले हम यदि समझ लेंगे तो हमें आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, क्या वह अपने उद्देश्यों पर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला काम यह था कि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित मामले होंगे उन सभी मामलों में जो दुनिया में कभी महामारी आएंगी या तमाम चीजें मानव के स्वास्थ्य से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं कभी दुनिया में आएंगी, तो दुनिया के सभी देशों को एकजुट करना और एकजुट करके उनको नेतृत्व प्रदान करना पहला उद्देश्य था WHO का। कहने का मतलब मैं अगर इसको नोट करूं तो दुनिया के देशों को एकजुट करना और उसके पश्चात
उसकी भूमिका होगी नेतृत्व की, यानी कि सब देशों को एक करके नेतृत्व की भूमिका निभाएगा कि मानव के स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर कार्य कैसे किए जाएं। यदि कोई महामारी आती है, कोई और संकट आता है, तो इस संकट से निपटने के किस तरीके से प्रयास होंगे, ये तमाम चीजें थी। इसके अलावा दूसरा इसका उद्देश्य ये था कि मान लेते हैं यदि कोई देश किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर ली है, तो उसकी उस क्षमता का प्रयोग दुनिया भर के देश करें ताकि मानव जाति के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम मान लेते हैं कि उदाहरण लेते हैं कि अभी कोविड-19 टीका अगर कोई देश तैयार करता है, तो WHO का काम ये होगा कि उस टीके पर बाकायदा शोध हो, हाँ कहाँ तक वो फायदेमंद है, कहाँ तक वो नुकसानदेह है, उसके बाद उस टीके से को बनाने से कैसे किस देश ने बनाया, ये सारी जानकारियां एकत्र करके और देशों तक मुहैया कराए जिससे ऐसी बीमारियों से लड़ा जा सके। तो दूसरा काम ये था। और तीसरा महत्वपूर्ण काम ये था कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कारगर पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी पर अमल करे जिससे सुव्यवस्थित तरीके से हम किसी भी बीमारी से लड़ सके। तो ये तमाम उद्देश्य थे किसके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के। लेकिन अभी हाल ही में जो कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज, तो इससे संबंधित जो कुछ भी काम करना चाहिए था, जिस तरीके से WHO को आगे बढ़कर अपने नेतृत्व स्वयं लेना चाहिए था, दुनिया को आगाह करना चाहिए था, महामारी घोषित पहले कर लेना चाहिए था, ये तमाम चीजें नहीं किए। कुछ हम एक दो उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जब चीन के वुहान में पहली बार कोविड-19 से कई लोग बीमार हुए, वहां पे इस संक्रमण की संख्या बढ़ने लगी, तभी उसी समय 31 दिसंबर को चीन के बगल एक देश ताइवान ने बाकायदा WHO को आगाह किया था कि यह कोविड-19 एक भयानक महामारी का रूप ले सकती है, इसलिए समय रहते हुए इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन उस समय WHO ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जबकि ये तब भी लेट हो गया था 31 दिसंबर, क्योंकि चीन बार बार ये कहता रहा कि हमारे यहाँ ये मामले सब दिसंबर, लेकिन ऐसा नहीं था, नवंबर से ही ये सारे मामले स्टार्ट हो चुके थे। और यदि उस समय रहते WHO भी चेत गया होता और चीन भी दुनिया को चेता दिया होता, तो जिस तरीके से आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, ऐसी चीजों से हम बच सकते थे। इसके अलावा आप देखिए, जब भी दुनिया में किसी भी इस तरीके की महामारी आई है या कोई भी वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, तो उनका नामकरण जो होता है वो जिस क्षेत्र में या जिस जगह पर पैदा हुए, उसी नदी के, उसी नाले के, उसी जंगल के, उसी पहाड़ के नाम पर। उदाहरण के लिए आप सुने हो जापानी बुखार। अब जापानी बुखार में जापान का नाम क्यों जुड़ा? अब लेकिन नामकरण में भी WHO ने उसका नाम रखा कोविड-19, जबकि आपको याद होगा कि ये चीन के वुहान शहर से फैल रहा है, और जब चीन के वुहान शहर से फैला तो फिर इसका नाम वुहान वायरस होता है या चाइना वायरस, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसे चीनी वायरस करके नाम बुलाए गए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नामकरण कोविड-19 क्यों रखा गया, लेकिन ये है, यह बात भी, उसका यह नामकरण करने का तरीका या जो उसने नाम दिया, यह भी बताता है कि किस तरीके से WHO ने चीन के द्वारा इस फैलाए गए वायरस पर उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो चीन के समर्थन में हमेशा से खड़ा रहा। इसके अलावा शुरुआत में WHO ने सही जानकारी भी मुहैया नहीं करवाई, यहाँ तक कि जब दुनिया के देशों ने ये काम किया कि जब सब लॉकडाउन की बात करने लगे, एक देश से दूसरे देश की यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने लगे, तब भी WHO का एक बयान था कि ऐसा करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा
चाइना के जो डॉक्टर ली थे, जो बेचारे खुद कोविड-19 का शिकार हुए, जब उन्होंने दुनिया के सामने अपनी बात को रखा, तब न केवल चाइना बल्कि WHO ने भी उनकी आलोचना की, जो बाद में खुद कोविड-19 का शिकार होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का आशय ये है, ये तमाम कुछ ऐसे काम चीन ने किया, चीन ने के साथ साथ WHO ने भी मिलकर किया, जिससे आज WHO के उद्देश्यों पर, WHO के कार्यों पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 14 जनवरी को, अब आप बताइए, दिसंबर में चीजें चीन में खूब कायदे से फैल रही हैं। 14 जनवरी को बकायदा WHO के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होगा, वो यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उससे नहीं फैल सकता। अब आप सोचिए, यह बकायदा WHO के ट्विटर हैंडल से 14 जनवरी को कमेंट आ रहा है, जबकि उसके पहले ये चीजें सिद्ध हो चुकी थी कि कोरोना वायरस संक्रमण एक मानव यदि दूसरे मानव के संपर्क में आता है तो इस तरीके की। इसके अलावा इसी समय WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम, उनका नाम है टेड्रोस, महानिदेशक जो इस समय है, इथियोपिया के हैं महानिदेशक। टेड्रोस एडहानम, इन्होंने बकायदा चीन की यात्रा किया, चीन गए, चीन जाके उन्होंने बकायदा ये बयान दिया कि चीन की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतर प्रयास किया है, इसके लिए उसको दुनिया में प्रशंसा की जानी चाहिए। कुल मिला के कहने का, चीन के कार्यों पर उंगली उठाने के बजाय उन्होंने चीन के तारीफों के पुल तक बांधे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। ये गए थे 28 जनवरी को। अब आप सोचिए कितना देर WHO कर रहा है अपने वो उद्देश्यों पर चल पा रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि 2003 में सार्स नामक एक वायरस आया था। उस समय जो WHO के महानिदेशक थे डॉक्टर ग्रो हार्लेम नार्वे की थी। उन्होंने, अब आप सोचिए, दुनिया में इस समय कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 7 से 8 लाख के पार पहुंच गई, लेकिन उस समय सार्स वायरस से केवल दुनिया भर में 8000 लोग पीड़ित हुए थे और मृतकों की संख्या मात्र 800 थी। ऐसे में तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर ग्रो हार्लेम ने चीन के रवैये पर नाराजगी जताई थी, और न केवल नाराजगी जताई थी बल्कि ये भी कहा था कि आने वाले समय में चीन मानव के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। मतलब इस कड़े शब्दों से बकायदा चीन की आलोचना किया था किसने? डॉक्टर ग्रो हार्लेम ने 2003 में। और वहीं 2020 में ये हो रहा है कि बकायदा महानिदेशक टेड्रोस एडहानम 28 जनवरी को जाते हैं और वहां पे चीन के आलोचना करने के बजाय, चीन को हिदायत देने के बजाय, चीन से नाराजगी जताने के बजाय चीन के तारीफों का पुल बांध रहे हैं। अब ये तमाम चीजें, ये सारी चीजें हम देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल ही आता है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि जिससे WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम ने चीन का समर्थन किया, समय पर दुनिया को आगाह नहीं किया, चीन से सही आंकड़े नहीं मंगवा पाए, चीन को दबाव में नहीं ले पाए। तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं? ये कारण भी हमको जानना होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आप देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिससे WHO चीन के दबाव में काम किया, ऐसा दुनिया ने देखा कोविड-19 की इस महामारी में। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप एक गांव में कहावत सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि WHO का जो कुछ भी खर्च है वो दुनिया के देशों के द्वारा दिए गए अनुदान से चलता है। दुनिया के देश जो भी अपना अनुदान देते हैं उसी से वह दुनिया भर के लिए, दुनिया भर के मानवों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करता है। तो हाल ही में कुछ वर्षों में देखा जाए
तो WHO ने, चीन ने WHO को अपनी तरफ से जो धनराशि देता है वो उस धनराशि में 52% की वृद्धि की है। अब आप सोचिए कि दुनिया के देश जहां कटौती कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि WHO को दी जाने वाली धनराशि में अमेरिका कटौती करेगा या उस पर प्रतिबंध लगाएगा, वहीं चीन 52% की वृद्धि कर रहा है। अगर हम इसको डॉलर में बात करें तो कुल $86 मिलियन सहयोग देता है इस वर्तमान में कौन? चीन। तो फिर जिसकी लाठी फिर उसकी भैंस वाली कहावत तो सही होगी, जो जितना सहयोग कर रहा है WHO, लेकिन ये WHO का उद्देश्य नहीं है। अब आप सोचिए, जो गरीब देश है, दक्षिणी सूडान है, सोमालिया है, तो ये अगर ये देश सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या WHO का ये रवैया होना चाहिए? नहीं। इसके अलावा देखिए, ताइवान एक देश है। जब हम WHO के सदस्यों की बात करते हैं तो ताइवान बकायदा WHO का सदस्य था, लेकिन चीन के दबाव में WHO ने ताइवान की सदस्यता खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि ये ताइवान चीन का विरोधी देश है। इसके अलावा जो इस समय WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडानोम इथोपिया के हैं, और चीन की सरकार इथोपिया में बड़ी मात्रा में निवेश कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह निवेश भी एक कारण है जिससे वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडानोम दबाव में है चीन के, इसलिए भी वो खुलकर कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। वो चीन को उनको चेतावनी देने के बजाय, चीन को कटघरे में खड़े करने के बजाय चीन के द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसमें यह इस समय सिद्ध हुआ कि WHO अपने उद्देश्यों पर कार्य नहीं कर पाया, जैसा उसे करना चाहिए वैसा नहीं कर पाया। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीजें जब चर्चा में आती हैं तो उसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से या उसके विषय में कुछ और अधिक जानकारी हमको अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब जैसे देखिए, मैंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने कोविड-19 से निपटने के रवैये से लेकर चर्चा में है, दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है। तो क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में WHO से सवाल नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो चूंकि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में WHO से सवाल जो आ सकते हैं, उन सवालों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में आपसे ये पूछा जाए कि WHO के सदस्य संख्या कितनी है, यानी दुनिया के कितने देश WHO के सदस्य हैं, तो वर्तमान में 194 देश सदस्य हैं। अगला पॉइंट, WHO किसके अधीन काम करता है, तो आप नाम सुने होंगे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक अंग है जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। इसी परिषद के अधीन या संयुक्त राष्ट्र संघ के इसी अंग के अधीन WHO कार्य करता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, सवाल एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि WHO किसके अधीन काम करता है। एक ऑप्शन में UNO हो जाएगा, एक संयुक्त राष्ट्र सामाजिक परिषद हो जाएगा, एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो जाएगा, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी जिसको हम अंगा बोलते हैं वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों UNO लगाएं, UNO सही है, लेकिन UNO के अधीन नहीं बल्कि UNO के ही एक अंग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन काम करता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि वर्तमान में
WHO के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम है। WHO में महानिदेशक के अलावा 2 उप महानिदेशक होते हैं। 2 उप महानिदेशक होते हैं। तो इन 2 उप महानिदेशक में पहले जो उप महानिदेशक है उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन, और ये सौम्या स्वामीनाथन इंडिया से। इसका मतलब ये हुआ कि WHO के 2 उप महानिदेशकों में एक उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन वो इंडिया से संबंधित हैं। उसके बाद दूसरे हैं जेन एलिसन। जेन एलिसन दूसरे उप महानिदेशक, इनका संबंध अमेरिका से है। अब अगर आपसे पूछा जाए टेड्रोस एडहानम कहाँ के हैं, तो इनका जो ये जवाब आपका होगा इथोपिया का। वो इथोपिया में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इनका मतलब महानिदेशक बनने से पहले उनका करियर यही था कि वो इथोपिया के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अब जब वर्तमान महानिदेशक हो गए, वर्तमान उप महानिदेशक हो गए, तो फिर अगला सवाल ये भी बन सकता है आपसे एग्जाम में, आपसे ये पूछा जा सकता है कि WHO के पहले महानिदेशक कौन थे? पहले महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों, जब आपसे WHO के पहले महानिदेशक पूछा जाए तो आप बताइएगा जी ब्रॉक चिशोल्म। ये WHO के प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, तो ये रहा WHO से संबंधित कुछ जानकारियाँ। जितने सवाल एग्जाम में संभावित हो सकते हैं हम उन सभी सवालों के विषय में चर्चा किया। WHO चर्चा में क्यों है इसके विषय में भी हमने आपको बताया। WHO के उद्देश्य क्या थे, क्या वह अपने उद्देश्यों पर सही रूप से कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखिए, किसी भी संस्था की हो या किसी भी व्यक्ति की पहचान संकट के ही समय होती है। वैसे WHO बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत सारे उसके उद्देश्य हैं, अपने उद्देश्यों पर वो काम भी करता रहा। लेकिन जब कोविड-19 जैसी समस्या आई, कोविड-19 जैसा संकट आया, तब उसके उद्देश्य या उसकी मानसिकता या उसकी सोच दुनिया के सामने उजागर हो गई है। ठीक है, तो WHO का टॉपिक हम यहीं से समाप्त करते हैं। और हमारे एक द सेलेक्ट परिवार के ही मेंबर हैं विशाल, वो कहते हैं कि सर मेरा भी नाम ले लिया करिए, तो मैंने उनका भी नाम ले लिया। विशाल शायद ऑफलाइन क्लास हमसे पढ़े होंगे, और बाकी तो चलिए और चीज़ें हैं कि आप देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। देखिए, कंपटीशन में यही आवश्यक है कि आप पढ़िए और लगातार पढ़िए, पूरी जोश और जुनून से पढ़िए। और एक चीज़ हम और कहेंगे, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ लिख कर हमको कहा था भेजने, यशन यादव। उन्होंने कहा कि उड़ते हुए परिंदे हो तुम, ये आप लोगों के लिए उन्होंने लिखा है, उड़ते हुए परिंदे हो तुम, तुम्हें कौन रोक सकता है, जिद हो आसमां पे जाने की, तो धरती पे तुम्हें कौन ला सकता है। अब इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़ते रहिए, और बाकी और भी हमारे लोगों के वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। ठीक है, थैंक यू।